दोस्तों, एक कहावत है कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, फिर चाहे कातिल कहीं पे भी छुपा हुआ हो, पुलिस उसे ढूंढ ही निकालती है। यही कहावत आज की इस कहानी पर फिट बैठती है पूरी तरह से, जहां पर एक कातिल 25 साल पहले एक कत्ल करके वहां से फरार हो जाता है और उसके बाद पुलिस अपनी सूझबूझ और फेसबुक आईडी की मदद से कातिल को ढूंढकर उसके किए की सजा दिलाती है। आखिर कौन था वह कातिल और उसने वह कत्ल क्यों किया था और किसका कत्ल किया था, क्या कारण रहे होंगे, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है दिल्ली के ओखला से निकल कर आ रही है, जहां पर 1997 में एक कत्ल होता है एक व्यक्ति का और उसके बाद कातिल वहां से फरार हो जाता है। अब वह व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम होता है किशन लाल, जिसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीता। और जो सुनीता है वो गर्भवती है। समय है 4 फरवरी 1997 का। 4 फरवरी 1997 को जो अनीता है उसको पता चलता है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। सुनीता वहां पर जाती है और देखती है कि उसके पति की लाश लहूलुहान वहां पर पड़ी हुई है और वो उसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पुलिस आती है, आने के बाद मौका वारदात पर सभी चीज़ों को नोटिस करती है और जो लाश है उसका पोस्टमार्टम कराती है और उसके बाद केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस है वो सुनीता से पूछती है कि आखिर इसको किसने मारा होगा, आपको किसी पर शक है? तो उसके बाद सुनीता कहती है कि जी सर, मुझे किसी पर भी कोई शक नहीं है, हमारा यहाँ पे कौन दुश्मन होगा। लेकिन 2-3 बात पता चलता है कि वहाँ से उस किशन लाल का एक दोस्त था जिसका नाम था रामू, और वो उसी दिन से गायब है जिस दिन किशन लाल का कत्ल हुआ था। उसके बाद ये बात जो होती है वो सुनीता पुलिस को बताती है कि साहब, जिस दिन से मेरे पति का कत्ल हुआ है उस दिन से उनका एक दोस्त जिसका नाम है रामू वो यहाँ से फरार है और एक दिन पहले उसने मेरे पति को पार्टी के लिए भी बुलाया था। अब इसके बाद पुलिस को पूरा के पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो कातिल यही रामू है जो कि किशन लाल का दोस्त था और जो अब यहाँ से पूरी तरह से फरार है। उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन करती है, रामू को इधर उधर ढूंढा जाता है और टटोला जाता है हर उस जगह को जहाँ पर रामू के होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन उन लोगों को रामू यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता और पुलिस के हाथों नाकामयाबी यहाँ पे लगती है। उसके बाद जो सुनीता है वो बार बार थाने में जाकर गुहार लगाती है। समय बीतता रहता है और रामू ना मिलने के कारण जो इस केस की कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ती, वहीं पे रुक जाती है। अगर जो रामू है वो मिल जाता है तो उससे आगे वो कार्रवाई बढ़ सकती है। इसके बाद जो पुलिस है वो इस केस पर काम करना थोड़ा बंद कर देती है, क्योंकि जो मुजरिम है वही फरार है, जिस पर शक है वही फरार है, तो उसके बाद इस कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर जो सुनीता है वो अपने अनुसार इस केस की थोड़ी बहुत छानबीन करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको एक बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद अब बच्चे का भरण पोषण भी करना है। अगर वो इस तरह से इस केस में लगी रहेगी तो उस बच्चे की देखभाल और उसका भरण पोषण कौन करेगा? इसी चीज़ को लेकर जो सुनीता है वो इस केस से काम करना बंद कर देती है, यानी कि पुलिस के पास बार बार जाना और इस केस को लेकर इधर उधर परेशान होना, इधर उधर घूमना, किसी से बातें करना, वो सब कुछ वो यहाँ पर छोड़ देती है, क्योंकि उसके बच्चे का सवाल था, उसकी बच्चे की परवरिश का सवाल था। तो इसी वजह से वो अब इस केस पर काम करना बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इस केस पर काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आखिरकार जो रामू था, जो एक क्लू पुलिस को मिला था कि भाई ये कातिल हो सकता है, वही शक के दायरे में था, और वही पुलिस को नहीं मिलता, यानी कि पुलिस वहां पर उसको ढूंढने में उस समय पे नाकामयाब रहती है। अब इसी तरह से दोस्तों समय गुजरता है और समय गुजरते हुए टाइम आ जाता है 2021 का। अब 2021 में ओखला के उसी थाने में एक टीम नियुक्त की जाती है जो कि पुराने केसों पर काम करेगी, यानी कि जो अनसॉल्व केस पुराने पड़े हुए हैं उन सभी फाइलों को निकालकर उस पर काम करने के लिए एक टीम गठित की जाती है उस थाने के अंदर। इसके बाद वो टीम फाइलों को निकाल रही थी और उन्हीं फाइलों में से किशन लाल मर्डर केस की फाइल उनके सामने आती है, जो कि आज से 24 साल यानी कि 2021 से 24 साल पहले की थी, 1997 की, 1997 की। अब उसके बाद पुलिस उस फाइल पर काम करती है और फाइल के अनुसार जो उसमें एड्रेस था किशन लाल की पत्नी का, वहां पर जाते हैं और उससे इस केस के बारे में पूछताछ करते हैं उस समय के अनुसार।
अब वैसे तो 24 साल गुजर चुके थे, किशनलाल का जो बच्चा हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन सुनीता के जो घाव थे वो अभी भी ताज़ा थे। यानी कि उसने भले ही उस केस पे काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन उसको ये दुख था कि मेरे पति को किसी ने मारा, मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया और वो कातिल अभी तक नहीं मिला। तो उसके बाद पुलिस को पूरी के पूरी डिटेल है वो सुनीता देती है और पुलिस अपनी पूरी की पूरी तहकीकात सुनीता से करती है कि भाई हाँ, कैसे कैसे आपके पति का मर्डर हुआ और कौन था कातिल और आपको किस पर शक है। तो सुनीता पूरा का पूरा ब्यौरा पुलिस को बता देती है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि रामू के बारे में आप क्या क्या जानते हो। तो उसके बाद सुनीता बताती है, उस समय पे तो मैं रामू के बारे में केवल इतना ही जानती थी कि वो यहाँ पर रहता है और मेरे पति का दोस्त है, लेकिन उसके बाद जब ये केस आगे बढ़ा था तो उसके बाद मैंने अपने बेस पर थोड़ी बहुत तहकीकात की थी और उसके अनुसार मुझे पता चला था कि रामू का एक भाई तुगलकाबाद में रहता है। तुगलकाबाद भी दिल्ली के अंदर ही जगह है। तो पुलिस वाले सीधा सोच लेते हैं कि भाई उस जगह पर जाके अब छानबीन करते हैं। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से चल देते हैं और उनको वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि रामू की जो माँ है वो अभी कुछ दिनों पहले रोड एक्सीडेंट में मारी गई है। यानी कि रोड एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है और घर में शोक का माहौल है। तो इस चीज़ को देखने के बाद पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लोग सोचते हैं कि अगर अब इस आइडिया पर काम नहीं किया गया तो ये केस 24 साल तो क्या कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी सूझबूझ के अनुसार वहाँ पर जाती है। सिविल ड्रेस में वो थे, सिविल ड्रेस में ही उनके घर पे जाती है और बताते हैं कि हम लोग बीमा एजेंसी से आए हैं, आपकी माँ का रोड एक्सीडेंट में जो मौत हुई है उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जांच पड़ताल पूछताछ यहाँ पे करनी है। तो दोस्तों उसके बाद जो रामू का भाई होता है उसके साथ पुलिस पूछताछ करती है और उससे पूछती है, एक साथ से नहीं पूछती कि भाई तुम्हारा भाई रामू था उसके बारे में बताओ, ऐसे नहीं, वो धीरे धीरे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी माँ का नाम क्या था, तुम्हारे पिता क्या करते थे, कितने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे कौन कौन हैं। तो इस तरह से वो पूरा के पूरा ब्यौरा रामू के भाई से लेने लगते हैं। तो यहाँ पर रामू का भाई जो है वो बताता है कि भाई हम 2 भाई हैं और हमारी बहन है, और जो मेरा दूसरा भाई है उसका नाम रामू है और वो दिल्ली में ही रहता है। जब वो लोग पता पूछते हैं तो वो बता देता है कि दिल्ली में ही रहता है। लेकिन वो साथ साथ एक बात भी बताता है, वो बताता है कि साहब रामू से मेरा कोई काफ़ी दिनों से कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं है, यानी कि मैं उससे बातचीत नहीं करता, ना ही वो मुझे कभी मिलने आता है। इस बात को सुनने के बाद पुलिस पूछती है कि आखिर कितने दिनों से तुम्हारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। तो जो रामू का भाई है वो बताता है तकरीबन 23-24 साल से मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही वो मुझसे मिलने आया, ना ही मैं उससे कभी मिला हूँ। अब इसके बाद पुलिस बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों से पूछती है कि जो यह रामू का भाई कह रहा है वह क्या सच है, कि यहाँ पे इसका भाई यानी कि इस तरह के हुलिया का कोई आदमी इससे मिलने आता है या नहीं आता है। तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसके घर पर इसका भाई रामू की तरह का दिखने वाला इंसान या रामू कभी भी इससे मिलने के लिए नहीं देखा हमने पिछले 24 सालों में। तो यहाँ से पुलिस को यकीन हो जाता है कि जो रामू का भाई है वो बिल्कुल सच कह रहा है और सही सही बात पुलिस को बता रहा है। और साथ ही साथ पुलिस वाले उससे एक चीज़ और पूछते हैं कि रामू की फैमिली के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि हम बीमा एजेंसी से आए हैं तो हमें इसके बारे में बताओ कि भाई रामू की फैमिली कहाँ है, कौन कौन है उसकी फैमिली में। तो यहाँ पर जो रामू का भाई है वो उसके बेटे के बारे में बताता है कि साहब उसका एक बेटा है और मैंने सुना है कि वो लखनऊ में कहीं रहता है। तो इस पूछताछ को करने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद इस केस पर सोच विचार करने लगती है कि आखिर जो रामू का बेटा है वो लखनऊ में रहता है तो उसका कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर होगा, और इसी तरह से वो वहाँ की दी गई जानकारी का यूज़ करके सोशल मीडिया अकाउंट उसके रामू के लड़के का ढूंढने लगती है। और कुछ देर छानबीन करने के बाद उनको वो अकाउंट मिल भी जाता है और उस अकाउंट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने लगती है पुलिस कि हो ना हो इसके जो पिता हैं वो भी इसकी आईडी में कहीं ना कहीं हमको मिल जाएं। जांच पड़ताल करने के बाद और तो कोई उनको क्लू वहाँ से नहीं मिलता, केवल वहाँ पर उसकी आईडी में एक ही उसके पिता की हम उम्र का व्यक्ति था जिसका नाम था अशोक यादव। अशोक यादव जो कि उसके पिता की हम उम्र का था वो उसकी आईडी में फ्रेंड में था। तो इसके बाद पुलिस सोचती है क्यों ना लखनऊ जाकर इसके लड़के से यानी कि रामू के लड़के से पूछताछ की जाए। उसके बाद पुलिस सीधा जाती है लखनऊ और लखनऊ जाकर रामू के लड़के से पूछताछ करने लगती है कि भाई तुम्हारे पिता
कहाँ हैं, क्या नाम तुम्हारे पिता का है, हम ऐसे ऐसे दिल्ली से आए हैं, तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हुआ है और हम बीमा एजेंसी से हैं, उसका जो मुआवजा है यानी कि जो रोड एक्सीडेंट में आपकी दादी की डेथ हुई है उसके एवज में आपको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, उसको वितरित करने के लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए, उसके बाद ही हम उस मुआवजे को देंगे। तो इसके बाद जो रामू का लड़का होता है वो बताने लगता है कि मेरा नाम फलाना है और मेरे पिता का नाम है अशोक यादव। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद पुलिस पूछती है कि भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो उसके बाद जो रामू का लड़का होता है वो बता देता है कि भाई मेरे पिताजी एक रिक्शा कंपनी के साथ डीलिंग वगैरह करते हैं, यानी कि रिक्शा वाली कंपनी के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। तो इसके बाद पुलिस वहाँ से जाती है और जाने के बाद अशोक यादव जहाँ पे काम करता था, जो एड्रेस उसके यानी कि रामू के लड़के ने बताया था, तो वहाँ पर जाकर अशोक यादव से मिलने के लिए निकल देती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले अपनी सूझबूझ यहाँ पे एक बार फिर से दिखाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम इसी तरह से इसके पास भी जाएंगे तो हो सकता है इसको थोड़ा बहुत शक हो जाए और ये हमसे ना मिले, क्योंकि रामू के भाई के पास भी हम बीमा वाले बन के गए थे, उसके बेटे के पास भी बीमा वाले बन के गए थे, और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे भी इसी तरह से जाएंगे तो हो सकता है इसको कोई शक हो जाए और ये यहाँ से फरार हो जाए। इस बार वो दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं अपना, और उसमें वो बनते हैं किसी रिक्शा कंपनी के डीलर, यानी कि कोई रिक्शा कंपनी है उसके डीलर बनकर उससे मिलते हैं कि भाई हमें आपके साथ थोड़ी बहुत डील करनी है, तो आप आइए हमसे मिलिए। तो सूचना दे दी जाती है। सूचना के बाद जो अशोक यादव हैं वो उनके पास आते हैं और आने के बाद उनसे मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं और अपना नाम बताते हैं अशोक यादव। उसके बाद जो रिक्शा कंपनी के डीलर बन के आए थे वो उससे आईडी प्रूफ मांगते हैं, तो आईडी प्रूफ के तौर पर वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उनको दिखा देता है। अब इस चीज़ को देखने के बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रामू हो ही ना और हम लोग किसी गलत आदमी को यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाएं। साथ ही साथ उनको ये भी डर था कि लखनऊ की जो पुलिस है वो भी इस पर एक्शन ले सकती है कि हमारे एरिए से आप लोग इस तरह से किसी व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए वो लोग क्रॉस चेक करने के लिए जो किशन लाल है उसकी पत्नी सुनीता को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि क्या आप तत्काल में यहाँ पर आकर पहचान कर सकती हैं, क्योंकि आपके पति के कातिल को हमने पकड़ तो लिया है लेकिन हमें शक है कि कहीं हम किसी गलत आदमी को ना उठा लाएं। उसके बाद जो सुनीता थी वो वहाँ पे तत्काल में आती है, लखनऊ के लिए निकल जाती है और थोड़े से सफ़र के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद वो लोग उसको अशोक कुमार से मिलाते हैं और अशोक कुमार को देखने के बाद थोड़ी देर सुनीता चुपचाप खड़ी होकर उसको देखने लगती है और देखने के बाद पुलिस से कहती है कि साहब यही वह व्यक्ति है जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया है, और ऐसा कहने के बाद वो वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है। अब इसके बाद पुलिस वाले सुनीता और उस अशोक यादव को अपने साथ उठा लाते हैं और लाने के बाद अब अशोक यादव से पूछा जाता है कि वो रामू से अशोक यादव कैसे कैसे बना, क्या कहानी है और किस वजह से तूने किशन लाल का कत्ल किया है। तो यहाँ पर जो अशोक यादव है वो बताता है कि साहब मैं ही रामू हूँ और मैंने ही किशन लाल का मर्डर किया है। दरअसल बात उस दिन की है जब मुझे पता चला कि किशन लाल के पास कुछ पैसे हैं और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो इसी को लेकर मैंने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत मैंने एक पार्टी में अपने दोस्त किशन लाल को बुलाया कि भाई तू आजा, पार्टी करेंगे, शराब वराब पियेंगे, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि इसको शराब पिलाकर इसके पैसे मैं छीन लूँगा। तो शराब पिलाने के बाद जैसे ही रामू किशन लाल से पैसे छीनता है तो वह उसका विरोध करता है और विरोध के दौरान रामू अपने चाकू से बार बार मारकर किशन लाल को वहीं पे लहूलुहान करके उसके पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद वह बताता है कि उसके बाद मैंने कभी भी अपने रिश्तेदारों को कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और यहाँ तक कि मैं बसते हुए एक रास्ते से लखनऊ पहुँचा और वहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी को स्टार्ट किया, और उसके बाद ना ही कभी मैं दिल्ली की तरफ आया था। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद जो पुलिस है वो इस सभी चीज़ों पर एक्शन लेती है और जो रामू और अशोक यादव है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करती है। तो साथियों यह थी वह कहानी जिसमें 23 साल पहले किए गए कत्ल की सज़ा 23 साल बाद उस व्यक्ति को मिलती है जिसने वह कत्ल किया था। अब इन सभी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप सभी लोग इन कहानियों से बहुत कुछ सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब यहाँ पर जो भी उस रामू ने किया वो बिल्कुल गलत था और इसी चीज़ से सीख लेने की ज़रूरत है कि भाई कभी भी लालच ना करें। लालच में अगर उसने एक व्यक्ति का कत्ल किया और उस कत्ल के कारण उसका खुद का घर बर्बाद हो गया और साथ ही में
उस किशन लाल की पत्नी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, अपने बच्चे को अकेले रहकर पालना पड़ा। किसका भला हुआ इससे? किसी का भी नहीं। तो यही था आज की वीडियो में। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।